मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, अब साउंड आ रही है? हाँ जी। ओके, सो आज हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें छंद का। ओके, कल जो टेस्ट हुआ था उसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं 25 क्वेश्चन डाले थे ना उसमें, बट उसमें 10 ही शो हो रहे थे ना। हाँ जी मैम 10 मिले थे। ओके ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम आज छंद का टॉपिक। जुड़ने वाले जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे, है ना। ओके, तो जो छंद होता है ना, छंद के बारे में देख लेते हैं कि छंद जो है किस धातु से बना होता है। ठीक है, छंद शब्द जो है छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। ठीक है, यह आहाद वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। ठीक है, यह जो आहाद, आहाद क्या होता है? आहाद, आहादित करना मतलब खुश करना। ठीक है, और यह जो आहाद होता है यह वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से होता है। अब देखिए इसमें जो वर्ण और मात्रा होती है उनकी संख्या कैसी होती है? नियमित होती है। ओके, गुड इवनिंग अनवी जी। गुड इवनिंग। इस प्रकार छंद की परिभाषा हो गई, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आहाद पैदा हो तो उसे क्या कहा जाएगा? छंद कहा जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखना जो इसमें डेफिनेशन है उसमें क्या बताया गया है? वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास, मतलब जो मात्राएं होती है, ठीक है, वर्णों की मात्रा जो भी होती है वो मात्राएं कैसी होगी? नियमित होगी। ठीक है, नियमित संख्या के विन्यास यदि आहाद पैदा होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? छंद कहा जाएगा। ओके, गुड इवनिंग निशा जी। ओके, गुड इवनिंग। नेक्स्ट है, छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। अब देखिए छंद का दूसरा नाम पिंगल इसलिए पड़ा क्योंकि जो छंद के आदि प्रणेता है वो पिंगल नामक ऋषि को माना जाता था। और आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि छंद के आदि प्रणेता किसे माना जाता है? तो जो छंद है उसका आदि प्रणेता किसे माना जाता है? पिंगल ऋषि को माना जाता है। और छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि छंद का जो है सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिला है? ऋग्वेद में। ठीक है, जिस प्रकार गद्य का निमायक व्याकरण है उसी प्रकार पद्य का क्या है? छंद शास्त्र है। ठीक है, अब देखिए जिस प्रकार गद्य गद्य पाठ जो भी है उसका जो गद्य पाठ है वो व्याकरण के आधार पर करते हैं ना हम लोग, उसी तरह जो पद्य पाठ है वो हम लोग क्या करते हैं? छंद के आधार पर करते हैं। ओके, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। यस मैम। ओके, मुझे आज इसमें ना इमेज शेयर करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने इसकी पीडीएफ अभी पूरी बनाई नहीं है ना। अच्छा, राइटिंग समझ नहीं आया वहां बता देना, है ना। जहाँ राइटिंग का आप लोगों को थोड़ा कुछ कंफ्यूजन लग रहा होगा। अब देखिए दूसरे नंबर पर आ जाइए, छंद के तत्व कौन कौन से होते हैं? छंद के तत्व है, देखिए गति, यति, लय, चरण, तुक, वरण, मात्रा और गण। ठीक है, वैसे कई जगह वर्ण और मात्रा को एक ही बना दिया गया है। अब देखिए कई बुक में जो तत्व है वो 6 हैं, कईयों में 7 है, कईयों में 8 है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि कितने भी दिए हैं किस भी बुक में। ठीक है, तो गति, यति, लय, चरण, तुक, वरण, मात्रा और गण है। ठीक है,
अब देखिए जो छंद शास्त्र है उसको पद्य का व्याकरण भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, पद्य का व्याकरण किसे कहा जाता है? छंद शास्त्र को कहा जाता है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि गति क्या होता है। गति का मतलब होता है प्रवाह। किसी काव्य पंक्ति को एक श्वास में, ठीक है, किसी काव्य पंक्ति को एक श्वास में लय के साथ पढ़ना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ओके, इस पे समझाने की जरूरत नहीं है ना इन चीजों को, ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी। दूसरा है यति क्या होता है? काव्य पंक्ति को पढ़ते समय रुकने हेतु जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। अब यति में थोड़ा सा समझाऊंगी मैं आप लोगों को। देखिए क्या है, काव्य पंक्ति को पढ़ते हुए, देखिए जो पंक्तियां होती है ना, जैसे जो कविता की पंक्तियां होती है, उनको पढ़ते समय रुकने हेतु जिन जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कई जगह देखिए कोमा लगता है, कई जगह पूर्ण विराम होता है, कई जगह दो ऐसे डंडे जैसे होते हैं पूर्ण विराम की तरह ही, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? यति कहा जाएगा। अब देखिए ये जो यति है इसको इन्होंने डिवाइड किया गया है अर्धयति, पूर्णयति और परिपूर्णयति। अब देखिए अर्धयति कहाँ पर होगी? इसका प्रयोग हमेशा विषम चरणों के अंत में होगा, ठीक है। पहले एक एक बार पढ़ लो, फिर मैं बताती हूँ विषम चरण क्या होते हैं, सम चरण क्या होते हैं, ठीक है। अब पूर्णयति सम चरणों के अंत में होती है, ठीक है। और परिपूर्णयति कहाँ होती है? छंद की समाप्ति पर इसका प्रयोग होता है, ठीक है। ओके, मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाती हूँ पहले। ये एग्जाम्पल मैंने एक्चुअली थोड़ा बहुत ही छोटा लिख दिया, ये वाला एग्जाम्पल देखना है आप लोगों ने, ओके वाला। अब देखिए इसमें क्या है, रहीमन धागा प्रेम का, अब देखिए इसके बाद क्या लगा है? कोमा लगा है, ठीक है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, उसके बाद यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए रहीमन धागा प्रेम का, यहाँ पर कोमा लगा है तो ये क्या हो गई? अर्धयति हो गई, ठीक है। मत तोड़ो छिटकाए, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा है तो ये क्या हो गया? ये पूर्णयति हो गई, ठीक है। टूटे से पीर ना जुड़े, और अर्धयति बीच में जो कोमा होता है वो अर्धयति ही होता है, ठीक है। जुड़ी गांठ पड़ी जाए, और लास्ट में जो है यहाँ पर दो जो है डंडे लगे हुए हैं, तो उसे क्या कहेंगे? परिपूर्ण यति कहेंगे। तो ये होता है यति, ठीक है। यति समझ आ गया आप लोगों को? की जो यति होती है, यति को तीन पार्टों में बांटा गया है, अर्धयति, पूर्णयति और परिपूर्णयति। मतलब जो कोमा लगता है बीच में, ठीक है। अब देखिए देखिए ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा होगा, ये चौथा चरण हो गया, ठीक है। जो यति होती है, जो अर्ध यति होती है, ये कोमा कोमा करके, ठीक है, जो भी लाइनों में होगी ना, यहाँ जैसे देखिए रहमन धागा प्रेम का, यहाँ पर कोमा है, टूटे फिर से ना जुड़े, ये क्या हो गई? अर्ध यति हो गए, मतलब पंक्ति का आधा अर्ध यति, ठीक है। और जो पूर्ण यति होगा ये पूर्ण विराम में हो गया, और ये जो परिपूर्ण यति होगा ये बिल्कुल छंद के लास्ट में, ओके। और जो भी छंद होते हैं उसमें चार चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, ठीक है। और उसी के आधार पर ये यति होती है। चलो मैं आपको चरण समझा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को ये चीज समझ आ जाएगी। अब देख लीजिए चरण क्या होते हैं। किसी भी छंद का चतुर्थ अंश चरण या पद कहलाता है, ठीक है। चरण को जो है पाद भी कहते हैं। किसी भी छंद में न्यूनतम कितने? चार चरण आवश्यक होते हैं। अब देखिए कोई भी छंद होगा उसमें जो है चार चरण होते हैं, आवश्यक है ये, ठीक है। तो चरण कितने होते हैं? चार होते हैं। देखिए कैसे, मुख होई वाचाल, ये पहला चरण हो गया। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, ये दूसरा चरण हो गया। चासु कृपा सो दयालु, ये तीसरा चरण हो गया। द्रवहु सकल कलिमल दहन, ये चौथा चरण हो गया, ठीक है। ओके, अच्छा अब आप लोग मुझे इसमें बता, अब अच्छा रुको मैं आप लोगों को बता देती हूँ समचरण क्या होते हैं। अब देखिए सम संख्या क्या होती है, जो मैथ में हम पढ़ते हैं, सम संख्या कौन कौन सी होती है? पता है दो किसी को चरण, सम संख्या? दो हाँ तो चार छः। समचरण दो और चार, हाँ तो दो और चार क्या हो गए? समचरण हो गए, ठीक है। और विषम चरण क्या हो गए? जैसे एक है, तीन है, तो जो समचरण होंगे उसमें दूसरा और चौथा आएगा, दूसरा और चौथा चरण आएगा समचरण में, ठीक है। और विषम चरण में पहला और तीसरा चरण आएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए मुझे बताइए ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दोहा दोहा बताया, इसमें बताइए पूर्ण यति कहाँ है, अर्ध यति कहाँ है?
जो मैंने अभी ऊपर बताया था ना आप लोगों को, यति के 3 पार्ट बताए थे ना, अर्ध यति, पूर्ण यति और परिपूर्ण यति। ओके, जी। तो बताइए अर्ध मैम यति। मूक वही बचा, इसमें अर्ध गति। पगु हाँ, चढ़ियो अर्ध गहन, इसमें है पूर्ण यति। पूर्ण गति। पूर्णयति। फिर जसु और कृपा सु लास्ट, दयालु, अर्ध गति। और द्रुभु सकल कलिमह दहन, इसमें होगी परिपूर्ण गति। हाँ ये गति होगी नहीं है मैम, परिपूर्ण यति। यति है ये। यति यति। हाँ यति है ये। ओके, तो लग गया ना आप लोगों को पता, यति और चरण का पता लग गया ना आप लोगों को कि यति क्या होता है और चरण क्या होता है। हाँ जी। ओके, अब इसमें जो था लय था, तीसरा लय क्या होता है। स्वरों के आरोह अवरोह को लय कहा जाता है। अब देखिए लय आप लोगों को पता है ना, कई बार जो है हम स्वर को नीचे ले जाते हैं कविता पढ़ते हुए, कई बार ऊपर ले जाते हैं, तो वही वो क्या हो गया, लय हो गया। ठीक है, स्वरों के लय आरोह अवरोह को लय कहा जाता है। और जो देखिए लय जो है मुक्त छंद के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लय जो है मुक्त छंद के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए मुक्त छंद की कौन सी कविता है जो बहुत फेमस है। जूही की कली है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, निराला जूही की, की कली है। निराला की कविता। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ये मुक्त छंद के प्रथम कवि माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके ओके, तो चरण मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब देख लीजिए मैम तुक क्या होता है। हाँ जी, लय, लय भी इसमें आता है। हाँ लय भी इसी में आएगा, चरण के तत्वों में। अच्छा, चरण के तत्व में आएगा लय। नहीं, चरण के तत्व में नहीं, छंद के तत्व करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो मतलब इसके कितने, आपने 5 तत्व बोले हैं। ये देखो, ये जो करवाए मैंने छंद के तत्व आपको, गति, यति, लय, गति, गति, यति। ठीक है, गति हो गया, यति हो गया, लय हो गया, चरण हो गया, ये चीजें करवाई ना। इन्हीं चीजों को समझा रही हूँ मैं आप लोगों को आगे थोड़ा डिटेल में। अब देखिए तुक क्या होता है। ठीक है, सुधा जी, अनवी जी, आप दोनों के माइक ऑन है। जब पूछना हो ना उस टाइम ऑन करने हैं माइक, नहीं तो बीच में ना थोड़ा इसमें थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है ना। ओके, तुक क्या होता है। चरणों के अंत में एक समान मात्रा एवं वर्णों की आवृत्ति को ही तुक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चरणों के अंत में आते हैं तुक। ठीक है, चरणों के अंत में एक समान मात्रा एवं वर्णों की आवृत्ति को तुक कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए कहानी थी, रानी थी, आ रही है ना दोनों में वर्णों की सेम ही आवृत्ति, तो ये कौन सा हो गया, ये तुक होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो तुक होता है ना, ये छंद का अनिवार्य तत्व नहीं होता है। अब जरूरी नहीं है कि सभी छंदों में जो है तुक की हो। ओके, कुछ छंदों में हो सकते हैं, कुछ छंद जो है अतुकांत भी होते हैं। ठीक है, तो जो तुक जो है वो छंद का अनिवार्य तत्व नहीं है। कई जगह तुक होते हैं, कई जगह नहीं भी होते हैं। ओके, मुझे फिर से दूसरी में शेयर करनी पड़ेगी। ओके, क्लियर है ना यहाँ तक, या कुछ पूछना है। नो मैम। ओके, तब मैं इमेज चेंज करती हूँ यहाँ से अभी। ओके, नेक्स्ट है तुक के अंत में लय उत्पन्न होती है। जो तुक होता है ना, तुक से छंद में लय उत्पन्न होती है। ठीक है, छंद का अनिवार्य तत्व तुक नहीं है। तो इसमें ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि छंद का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, तुक नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट तत्व था इसका, वर्ण क्या होता है। लिखित ध्वनि चिन्ह क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। और मात्रा क्या होती है, वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा होती है, ये तो आप लोगों को पता ही है। ओके, अब चलिए मात्रा को देखिए किस तरह डिवाइड किया हुआ है। जो मात्रा होती है, मात्रा के आधार पर वर्ण को दो भेदों में बांटा गया है। ठीक है, छंद में एक होती है लघु मात्रा और दूसरी होती है गुरु मात्रा। अब देखिए जो लघु मात्रा होगी उसका चिन्ह होगा ऐसा पूर्ण विराम की तरह, और जो गुरु मात्रा होगी उसका चिन्ह इस तरह से बना होता है, थोड़ा 5 की तरह से। ठीक है,
तो ये चीज समझ आ गई ना आप लोगों को कि लघु मात्रा क्या होती है, लघु लघु चिन्ह क्या होता है और गुरु मात्रा का चिन्ह क्या होता है। हाँ जी। ओके तो मात्राओं की गणना के नियम क्या होते हैं, ठीक है। छंद में सबसे जरूरी होते हैं कि हमें मात्राओं की गणना करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो अ ई उ री, जो भी कैसे स्वर है, वैसे सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है। हम ह्रस्व स्वर हैं। ये ह्रस्व स्वर है, ठीक है। जो भी अ ई उ री स्वर होंगे ये वर्ण जो है लघु होते हैं, ठीक है। और इनकी मात्रा क्या होती है, ए होती है इनकी मात्रा, मतलब एक ही। तो देखिए अब क की मात्रा भी एक होगी, जहां पर कु आएगा मतलब छोटे ऊ की मात्रा होगी वहां भी एक ही होगी। जहां पर क्री मतलब ये आ रहा है ना री की मात्रा इसमें, तो वहां भी ये की मात्रा होगी, छोटी की में भी एक ही मात्रा होगी, ठीक है। ओके जैसे जहां भी दीर्घ मतलब गुरु सो, ठीक है, गुरु जो मात्रा होती है, तो इसमें जो भी दीर्घ स्वर होते हैं वो आ जाएंगे, जैसे आ ई उ ए ओ औ, ठीक है। जो भी स्वर युक्त वर्ण होंगे ये सारे क्या होंगे, गुरु होंगे। अब देखिए अगर आप लोगों के पास का आ रहा है, मतलब आ की मात्रा आ रही है ना इसमें, तो इसकी मात्रा कैसे करेंगे आप लोग, का की मात्रा के नीचे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस तरह का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर क होता तो क की मात्रा के नीचे आप लोगों ने इस तरह का चिन्ह लगाना है, मतलब एक मात्रा है और इसका मतलब होता है दो मात्रा, ठीक है। अब देखिए ओके यहाँ पर एक मिनट। ओके ये चीज हो गई ना। अब देखिए कहाँ पर यहाँ पे मात्रा गलत लगा दी है मैंने। अब देखिए अगर आपके पास की होती, बड़ी की होती, तो उसकी मात्रा कैसे लगाते हैं आप लोग, इस तरह से, ठीक है। अगर के होता तो उसकी मात्रा उसकी, अच्छा आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी वैसे छंद की ना पहले, जो मैं ये मात्राएं करवा रही हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। हाँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना पहले क्लियर होगा तभी आप लोग समझ पाएंगे कि मैं मात्रा क्या बोल रही हूँ, क्या चीज होती है ये, ठीक है। ओके तो दीर्घ की मात्रा क्या होगी, अब देखिए जहां पर लघु होगा वहां मात्रा एक होगी, मतलब जहां ह्रस्व स्वर होंगे वहां पर आपने ये मात्रा लगानी है, और जहां पर दीर्घ स्वर होंगे मतलब उसे लघु मात्रा बोलेंगे, वहां पर आप लोगों ने ये चिन्ह लगाना हुआ है, ठीक है। ओके जैसे कि एक शब्द देती हूँ मैं आप लोगों को, चलो नमक शब्द है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें मात्राएं लगाइए जरा, लघु और गुरु। मैम इसमें सारी लघु होगी। मैम इसमें सभी इसमें लघु सारी, होगी। हाँ हाँ हम्म। तो इसमें सारी लघु होगी, इस तरह से है ना, इसके नीचे। ओके ओके मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जैसे आराम। चलो इसकी मात्रा बताओ मुझे। दो गुरु है और एक लघु है। ओके दो गुरु है और एक लघु है, तो टोटल गिनी कितनी मात्राएं हो गई, 5। 5। तो ये 5 मात्राएं हो गई, ठीक है। ओके आप लोगों को आ जाती है मात्राएं काउंट करना, चलो मैं आगे करवा देती हूँ फिर। अब देखिए इसमें लघु और गुरु के बिना, अब देखिए जहां पर ह्रस्व स्वर होंगे वहां पर जो है लघु मात्रा होगी, ठीक है, और जहां पर दीर्घ स्वर होगा वहां पर गुरु मात्रा होगी। परंतु कुछ कंडीशनें हैं जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी क्या क्या कंडीशन है जहां पर मात्राएं चेंज हो जाएगी। देखिए अनुस्वार युक्त वर्ण एवं विसर्ग से पूर्व वर्ण गुरु माने जाते हैं। अब देखिए जहां पर भी अनुस्वार आएगा, ठीक है, अनुस्वार युक्त वर्ण एवं विसर्ग से पूर्व के वर्ण जो है गुरु ही माने जाएंगे, ठीक है। ओके जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों के पास क दिया होगा कहीं पर, ठीक है, क, तो आप लोग ये मत सोचना कि ये सिर्फ क है, तो जो अंग की बिंदी है, ठीक है, अनुस्वार लगा है ना, तो इसकी मात्रा क्या आएगी नीचे, इसकी मात्रा जो है गुरु आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पुनः शब्द दिया हुआ है ना, पुनः, अब इसमें क्या बोला है, अब देखिए प में छोटे ऊ की मात्रा लगी है, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, लघु आ जाएगी मात्रा। अब देखिए न न न कैसा लग रहा है, न भी आप लोगों को लग रहा है ना कि ह्रस्व स्वर है,
परंतु इसमें क्या बताया गया है, यदि विसर्ग से यदि विसर्ग है तो विसर्ग से पहले का जो वर्ण होगा वो भी क्या बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। तो यहाँ पर भी मात्रा क्या, यहाँ पर मात्रा क्या हो जाएगी, गुरु मात्रा हो जाएगी। ओके ओके, समझ आ गई ये चीज आप लोगों को। अनुस्वार और विसर्ग का याद रखना आप लोगों ने, जहां भी अनुस्वार शब्द होगा वहां पर क्या हो जाएगी, मात्रा गुरु हो जाएगी। ओके, अनुस्वार और विसर्ग में। ओके, नेक्स्ट है चंद्र बिंदु से मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए चंद्र बिंदु जो होते हैं ना, चंद्र बिंदु कभी भी जो है, जैसे सपना शब्द है, ठीक है, चंद्र बिंदु कभी भी जो है सिंगल इसमें नहीं आते हैं। जो भी ह्रस्व स्वर होते हैं ना चंद्र बिंदु उनमें नहीं आते हैं, ठीक है। ये आते हैं, कभी देखा है आप लोगों ने कोई शब्द ऐसा जिसमें चंद्र बिंदु आया हो? चंद्र बिंदु हमेशा किस में आएगी, जैसे आ की मात्रा है, ठीक है, उसी के ऊपर आएगा चंद्र बिंदु हमेशा। वैसे कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि जिसमें सिंगल है, वो जिसमें मात्रा लगी हो नहीं लगी हो वहां पर चंद्र बिंदु है। तो देखिए इसमें क्या बताया हुआ है, चंद्र बिंदु से मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओ हाँ, हाँ है, यहाँ पर भी देखिए हंसना में है चंद्र बिंदु। ओके, ये मेरी थोड़ी मिस्टेक थी, हंसना में देखिए चंद्र बिंदु है, पर इसमें क्या बताया गया है, चंद्र बिंदु से मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आप लोगों ने जैसे इसका ऐसा है कि अगर मतलब अगर लघु वर्ण में चंद्र बिंदु है तो उसकी मात्रा फिर लघु रहेगी, और अगर गुरु वर्ण में है तो फिर वो गुरु ही रहेगा। हाँ यही मतलब है, इसमें ये नहीं सोचना आप लोगों ने कि देखिए अब देखिए हंसना है तो एक जो है इसमें ये मात्रा आ गई और एक इसमें ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा आई, तो इसलिए दो मात्राएं कर देते हैं। अब ये नहीं सोचना है इसमें, इसमें मतलब ह्रस्व स्वर है, मतलब जो लघु है तो लघु ही मात्रा रहेगी, और गुरु वर्ण है तो गुरु ही मात्रा रहेगी, ठीक है। चंद्र बिंदु से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे चांद है, अब देखिए चांद में एक तो आ की मात्रा आ गई, अब देखिए इनकी मात्रा जो है गुरु बन रही है। अब आप लोग सोचेंगे कि देखिए यहाँ पर तो चंद्र बिंदु भी है, फिर इसकी मात्रा क्या क्या करेंगे, ये नहीं सोच रहा, मतलब चंद्र बिंदु जहां पर होगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी मात्रा काउंट नहीं करनी है, ठीक है। जो भी वर्ण होगा ना, नीचे ह्रस्व होगा तो लघु मात्रा हो जाएगी, दीर्घ होगा तो गुरु मात्रा हो जाएगी। ओके, ओके, कोई कंफ्यूजन होगा तो साथ साथ में पूछते चलिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट है संयुक्ताक्षर से पूर्व वर्ण गुरु माना जाता है। ओके, तो संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैम संयुक्त अक्षर मतलब दो इससे बने हुए, हाँ, हिंदी जैसे वर्णमाला में संयुक्त कौन कौन से? जैसे संयुक्त अक्षर या हाँ जी, व्यंजन। हाँ तो वही हो गए संयुक्त व्यंजन। मैम जैसे जैसे एग्जांपल ले लो दिल्ली। ना ना ना, वो नहीं आएगा। अच्छा, गया क्ष, क्षत्रिय, त्रत। अब देखिए जो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्षत्र क्षत्र हाँ, तो जहां भी ये समझो, अब, जो संयुक्ताक्षर है वो कैसे बनेगी, जैसे रक्षा शब्द है, ठीक है, तो ये बन गया ना संयुक्ताक्षर, क्ष के आगे र है, ठीक है। जी। अब देखिए जहाँ यहाँ पर इन्होंने बोला है संयुक्ताक्षर, आपने समझना कि संयुक्त वर्ण नहीं मान के चलो इसको आप लोग, ठीक है। संयुक्ताक्षर से पूर्व वर्ण गुरु माना जाएगा। अब देखिए संयुक्ताक्षर से पहले जो भी वर्ण होगा वो क्या माना जाएगा, गुरु ही माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रक्षा शब्द है, रक्षा शब्द दिया हुआ है, ठीक है, रक्षा शब्द है, ठीक है। अब देखिए क्ष जो है संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, तो इससे पहले ये जो वर्ण है, वैसे तो र में किस चीज की मात्रा लगनी थी, लघु मात्रा आनी थी, परंतु जब भी संयुक्ताक्षर आएंगे उससे पहले जो भी वर्ण होगा, संयुक्ताक्षर से पहले जो भी वर्ण होगा उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, गुरु हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए र में जो है गुरु की मात्रा आ जाएगी और क्ष में भी गुरु की मात्रा आ जाएगी, तो कितनी मात्राएं बन गई टोटल?
4 मैम। 4 मात्राएं। तो ये जो नियम है ना, ये नियम आप लोगों ने याद रखने हैं, जो नियम है, ठीक है। ओके, जैसे कि पुत्र है। अब देखिए पुत्र शब्द है, पुत्र शब्द है, ठीक है। अब देखिए त्र कौन सा व्यंजन है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। तो देखिए जो संयुक्त व्यंजन से पहले देखिए जो भी वर्ण है, ठीक है, उसकी मात्रा क्या होगी, उसकी मात्रा गुरु ही मानी जाएगी। यहाँ पर वैसे तो देखिए छोटी ऊ की मात्रा है, लघु मात्रा होनी थी, परंतु यहाँ पर क्या है, संयुक्त वर्ण है। जब संयुक्त वर्ण है तो इसके आगे का जो वर्ण है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, इसकी मात्रा गुरु हो जाएगी। ओके, अब देखिए ये जो त्र है तो इसकी मात्रा तो क्या है, जो त्र है तो त्र की मात्रा, अब ये मत सोचना आप लोग कि त्र में भी जो गुरु ही मात्रा आएगी। यहाँ पर तो देखिए क्षा था, मतलब आ की मात्रा थी इसलिए गुरु आ गया। यहाँ पर त्र सिर्फ एक है तो एक की मात्रा लगेगी इसमें। तो कितनी मात्रा हो गई ये, 3। 3 मात्राएं हो गई। तो ये चीज समझ आ गई। ओके, जी। ओके, नेक्स्ट है आधे से पहले वाला वर्ण गुरु माना जाता है। आधे से पहले वाला वर्ण क्या है, गुरु माना जाता है। अब देखिए जहां भी आधा वर्ण आएगा उससे पहले जो भी वर्ण होगा उसकी मात्रा भी क्या मानी जाएगी, गुरु ही मानी जाएगी। ओके, अब देखिए जैसे राजस्थान है, ठीक है, रा में तो देखिए गुरु मात्रा है, ठीक है। अब ज में वैसे क्या मात्रा होनी चाहिए थी, ज में वैसे तो लघु मात्रा होनी चाहिए, परंतु आधा वर्ण है ना, तो क्या रूल है, तो आधे वर्ण से पहले जो भी वर्ण होगा उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, गुरु हो जाएगी। और ये जो आधा वर्ण है ना, इसकी कोई मात्रा नहीं जोड़ी जाती, ठीक है। ओके, ओके, जैसे एक ओके। शब्द देती हूँ आप लोग, कल्पना, कल्पना शब्द है, ठीक है। चलिए इसकी मात्राएं बनाइए। हाँ जी इसमें आंटी। लघु लघु, सुधा जी आपका माइक ऑन है। चलिए अपनी नोटबुक में आप लोग मात्रा लगाइए इसको, लघु और गुरु। क में कौन सी मात्रा लगेगी, क में गुरु लगेगी और लो का क्रॉस, और प के नीचे लगेगी लघु, और फिर ना जो है वो गुरु। हाँ। ओके, तो इस तरह कितनी मात्राएं हो गई, ये 5 मात्राएं हो गई, ठीक है। 5 तो मात्रा। आधे वर्ण से आगे जो वर्ण आएगा उसमें मात्रा क्या हो जाएगी, गुरु हो जाएगी। अगर गुरु मात्रा होगी तो वो गुरु ही रहेगी, ठीक है। ओके, जैसे देखिए वनस्पति है, व में तो लघु मात्रा है, ठीक है। अब न देखिए आधे वर्ण से आगे है ना, न तो इसलिए मात्रा गुरु हो गई। प में भी लघु मात्रा है और ती में भी लघु मात्रा है। ओके, ओके, नेक्स्ट के कंडीशन है आधा वर्ण व आगे वाला वर्ण एक सिरोरेखा में होना चाहिए। ओके, जैसे कि देखिए, हाँ तो मतलब इन्होंने क्या बोला, इसमें क्या कंडीशन है, आधा वर्ण वो आगे वाला वर्ण जो है एक सिरोरेखा में होना चाहिए, मतलब एक ही शब्द होगा तभी होगा वो एक ही सिरोरेखा में, है ना। अब देखिए जैसे राज शब्द अलग आ गया और स्थान अलग आ गया, तब नहीं होगा उसमें परिवर्तन, ठीक है। जैसे राज अलग शब्द है और स्थान है, ठीक है, वो राजा का स्थान है, अगर इस तरह से आएगा ना शब्द, जैसे वाक्य में राजा का स्थान, एक मिनट, जैसे अगर होता राजा का स्थान, राजा का स्थान, ठीक है, तो का की मात्रा बताइए मुझे क्या होगी,
का की मात्रा तो गुरु ही है, तो गुरु ही रहेगी। अब देखिए जो भी इसमें बोला गया है कि एक ही शिरोरेखा केवल एक ही शब्द में होती है, ठीक है, तो मतलब एक ही शब्द होना चाहिए वो। ओके, नेक्स्ट इसमें, अब देखिए नेक्स्ट देखिए इसमें लह, कह, ठीक है, नह, लह, कह और नह, मतलब आधा ल और ह, आधा न और ह, आधा म और ह, ठीक है, से पूर्व वर्ण में लघु मात्रा होती है। देखिए इसमें कंडीशन देखिए, जहां पर क्या होगा, आधा ल और ह होगा। अब देखिए तुम्हारा, आधा म और ह है ना, आधा म और ह होगा, उससे पहले की मात्रा क्या हो जाएगी, उससे पहले की मात्रा लघु हो जाएगी। अभी देखिए ये तीन आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है, जहां भी लह होगा, नह होगा, मह होगा, वहां से पूर्व जो मात्राएं होगी, मतलब आधे वर्ण से पहले जो मात्रा होगी वो क्या होगी, लघु मात्रा होगी, ठीक है। जैसे वैसे तो ऊपर रूल था कि आधे म से पहले क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, परंतु अभी यहाँ पर मह है, तो मह से आगे जो त आ रहा है उसकी मात्रा क्या रहेगी, लघु ही रहेगी, ठीक है। उसी तरह उन्होंने, नह, नह आ रहा है ना, आधा नह, तो आधा नह आ रहा है, नह आ रहा है, तो इससे पहले जो ऊ है, तो उसकी मात्रा क्या होगी, लघु ही होगी, ठीक है, गुरु नहीं होगी। ओके, तो ये चीज भी समझ आ गई आप लोगों को। आप आपने इसमें लह, मह और नह याद रखना है, ठीक है, लह, मह और नह, इनसे पहले की मात्रा जो है चेंज नहीं होगी, लघु ही रहेगी। और शब्दों में, और जो भी शब्द होंगे उनसे आगे जो भी होगा ना, जैसे आधा वर्ण है, देखिए राजस्थान से पहले आधा, राजस्थान में स जो है आधा वर्ण है, इससे पहले जो ज है इसकी मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगी, परंतु लह, नह और मह से पूर्व की मात्रा जो है लघु ही रहती है। ये इसमें बोलने का मतलब। ओके, ओके, क्लियर है ये भी आप लोगों का। जी हाँ मैम। जी। ओके, तब मैं अगली स्लाइड शेयर करती हूँ। ओके, वही स्लाइड शेयर होगी फिर से। ओके, तो नेक्स्ट जो छंद का तत्व है वो है इसमें गण, कि गण क्या होते हैं, ठीक है। और सबसे जरूरी है ये समझना, ये समझ आ जाना चाहिए आप लोगों को, उसके बाद आप लोग जो है छंद अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो गण होता है, गण में जो है तीन वर्ण होते हैं, तीन वर्णों का समूह क्या कहलाता है, गण कहलाता है। ओके, तो गण में कितने होते हैं, तीन वर्ण होते हैं, ठीक है, तीन वर्णों का समूह क्या कहलाएगा, गण कहलाएगा। गण के जो है 8 भेद है, गण के कितने भेद है, 8 भेद है, ठीक है। अब ये जो गण है ना, इनको जो सूत्र है उसी से याद कर सकते हैं। तो देखिए जो गण है इसका सूत्र है, एक मिनट में थोड़ा जूम करती हूँ इसको। यार बैक हो गई है फिर से, एक मिनट है ना। नहीं, मुझे तो होगी थी। तो नेट चेक करना, नेट पर कम तो नहीं था आपका। ठीक है मैम। बस आंसर की शो हो जाती है ना, पर पता नहीं क्यों नहीं शो आपको। उसमें आंसर की ऐसे सो होती है कि कौन सा गलत किया है ना, वही जो गलत किया होता है उसमें क्रॉस आके, जैसे कि उसमें मैंने चेक किया ना कि मेरे मेरे आंसर कितने ठीक है और कितने गलत है ना, तो फिर पहले तो मेरे को जो मेरे सही वाले थे वो आए, फिर उसके बाद मैंने जो गलत वाले थे उसमें आके क्रॉस का निशान आ जाता है कि ये वाला गलत है,
और उसमें फिर जो सही वाला होता है तो उसमें फिर ग्रीन टिक होता है। हाँ हाँ वैसा ही है। या कि फिर अलग से देते हो आप आंसर की? नहीं अलग से तो नहीं देती, अगर अलग से चाहिए होगी तो मैं टेस्ट के बाद डाल दिया करूंगी जो भी मटेरियल होता है ना। तो एक्चुअल वैसे में कल देने की मैं जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें आ जाता है जो हम गलत करते हैं वो खुद ब खुद उसमें रेड क्रॉस में आ जाता है और बाकी उसका सही वाला आंसर जो उसमें है ग्रीन टिक आ जाता है। हाँ जी हाँ जी। ओके तो आज के लिए इतना ही, कल क्लास ऑफ रहेगी। ओके अगर टाइम लगेगा तब मैं ले लूंगी 8 या 9 बजे रात को, अगर नहीं लगा टाइम तो कल ऑफ ही रहेगी। ओके क्लास आप लोगों की।